नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, साथ ही एशियाई बाजारों की चाल आज कैसी है और इसके अलावा भारतीय बाजारों की चाल आज कैसी रह सकती है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और इसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी अगले आधे घंटे में आपके सामने क्विकली रखेंगे। तो आपको देंगे एक क्विक रिकैप कल की खबरों का और आज के बाजार पर रणनीति भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआती चाल पर। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, हालांकि सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन लाल निशान में शुरुआत हो रही है गिफ्ट निफ्टी की। अगर हांगकांग के बाजारों को देखेंगे तो वो भी लाल निशान में, करीब 1%। कोरिया और जापान के बाजारों में भी कमजोरी है। जापान के बाजार 40,000 के नीचे अब कारोबार कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों से गिरावट है और करीब 200 अंकों की गिरावट इस वक्त जापान के बाजार में। वहीं कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी लगभग 0.5% की कमजोरी है। तो चीन के बाजार को छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। तो संकेत एशियाई बाजारों से कमजोर है और दुनिया भर के बाजारों से भी हम देख रहे हैं कि कमजोर संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स देखे थे हमने शुक्रवार के दिन, और कल अगर सोमवार की बात करें तो वहां पर हमने मुनाफा वसूली का दबाव हावी देखा। टेक शेयरों से हल्का थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिला बाजार को, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों में वीकनेस ही थी। डाउ जोन्स में करीब 100 अंकों की गिरावट, S&P 500 और नैस्डैक भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि निविडिया के शेयर जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सेक्टर है वो अभी भी फोकस और मोमेंटम में बना हुआ है और इसके चलते निविडिया के शेयर में 3% की तेजी देखने को मिली है। और S&P 500 में शामिल होने की खबर के बाद सुपर माइक्रो कंप्यूटर में 18% की तेजी देखने को मिली। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे। इसके अलावा $2 बिलियन के जुर्माने की खबर आने के बाद हमने देखा एप्पल में के शेयर में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। नए प्राइस डिस्काउंट की घोषणा के बाद टेस्ला में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका हमने दबाव देखा अमेरिकी बाजारों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 2021 के ऑल टाइम हाई स्तर के पास पहुंच चुका है। करीब 68,000 के पास बिटकॉइन कारोबार कर रहा है। उसके चलते हमने देखा क्रिप्टो करेंसी में जो तेजी आई उससे जुड़ी जो कंपनियां थी माइक्रो स्ट्रैटेजीज और कॉइन बेस, वहां पर बढ़त देखने को मिली। आज कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं रिटेलर कंपनियों, टारगेट, नॉर्डस्टॉर्म और बॉक्स के नतीजे आने वाले, उस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी के साथ ही साथ काफी सारे इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं यूरोप के बाजार से, तो वहां पर भी माफ कीजिएगा वहां से भी संकेत माफ कीजिएगा वहां से भी संकेत नेगेटिव ही हैं। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी से पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ चुकी है। बढ़ने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोना अब $2100 के स्तर के पार निकल चुका है, तो वहां पर तेजी हमने देखी। लेकिन कच्चे तेल में हमने कल नरमी देखी, क्योंकि ओपेक प्लस की जो घोषणा हुई वो अनुमान के मुताबिक ही रही और उसके बाद कच्चे तेल में गिरावट। ओपेक प्लस ने 2.2 मिलियन प्रतिदिन कटौती जारी रखने की आगे घोषणा की। तो इसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिली है। तो ओवरऑल संकेत देखें आज के लिए तो थोड़े नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था, लेकिन मुनाफा वसूली हावी थी अमेरिकी बाजारों में और यूरोप के बाजारों में, और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। एक बार क्विकली FIs और DIs के आंकड़े हम देखेंगे। और कैश मार्केट में FIs की तरफ से 564 करोड़ की बिकवाली हुई, DIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी हुई 3,540 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 1270 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो लगभग 19,600 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये है FIs और DIs के आंकड़े। अब इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम समझेंगे। और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए फोन लाइन पर DP कालरा जुड़ चुके हैं। DP गुड मॉर्निंग, बताइए आज भारतीय बाजारों में क्या करें। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन का दिन था और आज भी हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो। उसकी 2-3 वजह है। मैं वजह आपको बताता हूँ। एक तो सीरीज के फर्स्ट डे हमने काफी बड़ा एक मूव देख लिया था 1 मार्च को ही। सेकंड पॉइंट ये है कि सैटरडे को भी मार्केट खुला था तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वहां पे हो गया। फिर मंडे को भी मार्केट एक रेंज में रह गया। तो मार्केट के पास 3-4 चीजें हैं अपने पास पॉजिटिव। पहला, उसका सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है अभी।
वो कोई भी डिप को बॉट कर रहा और उसने बार बार ये प्रूव किया है। दूसरा पॉइंट है उसके पास ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट सीरीज के स्टार्टिंग का है, इससे पोजीशंस ज्यादा आती है। अभी पोजीशंस नई तो नहीं बन रही है, थोड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी पे खड़े हुए हैं और बैंक निफ्टी पे भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अपने आप में फ्यूल का काम करते हैं। तो मार्केट का फ्यूल तो है इस समय चलने के लिए या फिर टूटने के लिए, बोथ द साइड में। दूसरा पॉइंट है एफआईएस की होल्डिंग। तीसरा इनसाइट एफआईएस की होल्डिंग में ना 35% से थोड़ा 37% हुआ है, स्लाइटली बेटर हुई है, करीब 1 से 2%। कल भले ही कंसोलिडेशन का दिन था, बट एफआईएस ने अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत पोजीशन मार्केट के अंदर ली है। और ध्यान रखा जाए एफआईएस की इसी 35 और 37% की लॉन्ग पोजीशन के साथ हमने मार्केट के ऑल टाइम हाई लगाए हुए हैं। तो इसलिए ये इतना बुरा भी इसको कैलकुलेट अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बस छोटी सी एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि सामने रेजिस्टेंस है और अटेम्प्ट नहीं हो रहा है उस रेजिस्टेंस को पार होने का। जैसे ये अटेम्प्ट फेल हो गया था सैटरडे को, ये अटेम्प्ट फेल हुआ मंडे को, 2 ट्रेडिंग सेशंस निकल चुके हैं, लेकिन 22,500 अचीव नहीं हो रहा, 22,400 के आसपास है और कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं था इन द टर्म्स ऑफ अ पॉइंट, 27-28 पॉइंट चेंज थे। सेम विद द बैंक निफ्टी, 47,000 के ऊपर हम हैं, बट 47,000 के ऊपर की जो फ्यूल चाहिए मार्केट को अभी वो आ नहीं रहा है, और जो आ भी रहा है वो हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग से आ रहा है। और माइंडेड शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी वो। तो इसलिए आज का दिन हो सकता है फिर से कंसोलिडेशन का दिन हो, टिल्टेड टुवर्ड्स थोड़ा सा पॉजिटिव अभी भी है मार्केट। मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ एज एन स्टॉप लॉस। 47,000 का स्टॉप लॉस आपके बैंक निफ्टी के लिए है, और अगर आप स्टॉप लॉस निफ्टी का रखना चाहते हैं तो उसके लिए 22,200 निफ्टी का स्टॉप लॉस, 47,000 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस। इन दोनों के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं बने रहे, कोशिश करें जब भी थोड़ा नीचे मिले या थोड़ा डिप मिले तो उसके अंदर फिर इसको बॉय करें, बॉट करेंगे तो फिर ज्यादा आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट इंट्राडे कीजिएगा, बीटीएसटी एसटीबीटी ना कीजिएगा। और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान रखिए। एक शेयर एफ एंड बैन में है जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। ओके तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दिए गए हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स चाहे तो आज भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट और हम आपको बार बार ये चिता भी रहे हैं कि बाजार अपने ऊपरी स्तरों के पार चल रहा है, वहाँ पर आने के बाद फिर एक हम देख रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चाहे तो मुनाफा बुक करिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाइए। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अभी भी मौके नजर आ रहे हैं बाजार में। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमने आपको अहम रेजिस्टेंस लेवल भी बताए हैं, जो आज के लिए अहम लेवल्स नज़र आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो आपको एक बार क्विकली वापस से दिखा देते हैं। अगर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 22,450 से 22,550 ये लेवल नज़र आ रहा है फिलहाल, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि यहाँ से लगभग 50 अंक ऊपर। और जो नीचे की तरफ अब सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 22,200 से 21,100 का। तो ये रेंज में हम देख रहे हैं मार्केट घूम रहा है, इस पर नज़र रखिए। और अगर इसी लेवल के आसपास हैं आप तो स्टॉप लॉसेस का भी अपने ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं रैली गियर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाहिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट में एक पॉज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अराउंड रिकॉर्ड हाई, तो इट्स हेल्दी पॉज कंसिडरिंग कि काफी अच्छा मूव रिबाउंड देखने को मिला है हमने हाल फिलहाल के दिनों में। मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। 22,200-250 का जोन है, वो निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहां पे कोई भी डिप मिलता है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। बैंकिंग क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां से पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे भी आपको बाय और डिसी मेंटेन करना है जब तक कि आप 47,000 को होल्ड कर रहे हैं। ऊपर पे 47,500 48,000 तक के पोजिशनल लेवल्स खुले हुए हैं व्हेन इट कम्स टू दी बैंकिंग इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे भी देखिए अक्रॉस दी बोर्ड आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो दो जो रिकमेंडेशन होंगी दोनों बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा गेल का, एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे 199 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 186 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम फ्रॉम दी फार्मा स्पेस लॉरेस लैब का, यहाँ पे भी देखिए अब ग्रेजुअल कैचअप मूव देखने को मिल रहा है, 432 तक के लेवल्स पॉसिबल है, 410 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं।
ये है सलाह लॉरस लैब्स, तेजी करके चलिए, 432 का होगा लक्ष्य। और गेल में कल से ही हमारे एक्सपर्ट्स को अच्छा लग रहा है, इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखिए। अजीत आज भी इसमें खरीदारी रिकमेंड कर रहे हैं 199 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 186 का। अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए मार्केट में भी और अपने स्टॉक आइडियाज भी हमसे शेयर करने के लिए। बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, खबरों वाले शेयर्स बताने से पहले एक बार टाटा मोटर्स को लेकर अपडेट दीजिए, क्योंकि टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, तो सबसे पहले उससे शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम न्यूज़ फ्लो आया है टाटा मोटर्स से और यहाँ पे कंपनी डीमर्ज करने वाली है। एक तो आपके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस रहेगी और दूसरा रहने वाला आपका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। इसमें कौन से बिजनेसेस रहेंगे? इसमें आपके ईवी बिजनेस रहेगी, पैसेंजर व्हीकल्स की रहेगी और जो जेएलआर की बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा एबिडा में कंट्रीब्यूट करती है वो बिजनेस जो है रहने वाली है। अब ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं दो सेपरेट एंटिटीज़ हो जाएंगे और जो लिस्ट होंगे, और कंपनी का कहना है कि जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है, यानी मिरर करने वाला है। इम्पॉर्टेंटली 2021 से ये सारे बिजनेसेस के जो सीईओज हैं ऑलरेडी सेपरेटली ऑपरेट कर रहे थे और ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये जो डीमर्जर होगी अगले 12 से लेकर 15 महीने तक होने वाली है। अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो लगभग 40% सम ऑफ द पार्ट जो है वैल्यूएशन जो है देती है करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि जो वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगी वो एनालिस्ट का मानना है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स अभी एनसीएलटी की जो अप्रूवल्स है और बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो भी बाकी है, लेकिन अभी ओवरऑल एनालिस्ट का भी मानना है कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह टाटा, ये खबर थी टाटा मोटर्स से जुड़ी। एक डीमर्जर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग के चलते ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार अलग अलग होंगे और दो लिस्टेड कंपनियों में ये कारोबार बटेगा। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ टाटा मोटर्स बड़ी खबर है और इसका असर आज हम स्टॉक पर भी देखेंगे। ये तो हुई टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर, लेकिन उसके अलावा शरद और कौन कौन सी खबरें आई हैं? जी बिल्कुल पूजा, कल जो है शाम को 8 बजे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर कॉन कॉल भी रखा गया था जी ने, और जी यहाँ से 3 अहम टेक अवेज आए हैं। सबसे पहला है कि बोर्ड कह रही है कि एक सक्सेशन प्लान जो है उस पर कंपनी फोकस करने वाली है और वित्त साल 2025 का जो दूसरा हाफ है वहाँ से जो है कंपनी की ऑपरेशनल्स और परफॉर्मेंस में जो है सुधार देखने मिल सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली बोर्ड ने जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी, जहाँ पे एक हाई कोर्ट जज है और बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिसके इसके पार्ट है, जहाँ पे वो प्रमोटर्स और उनके जो एक्शंस है उस पे जो है फोकस करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स अभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए जो है पूरी तरह जो है उन्होंने जवाब दिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स है जो कंपनी ने ओवरऑल जो है आगे जाते हुए क्या फॉलो करेंगे उस पर जो है उन्होंने ज़रूर जो है लाइट डाला है। आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने एम्बार्गो लगा दिया है कि अब जो है फ्रेश गोल्ड लोन्स, जो नए गोल्ड लोन्स है वो कंपनी नहीं देंगी। और याद रखिए ये सुपरविजनरी जो रीजंस हो रहे हैं उसके कारण हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन कस्टमर है उनको कंपनी सर्विस कर सकती है, तो इम्पैक्ट नेगेटिव है। अपीजे सुरेंद्र होटल्स, पार्क होटल्स के नाम पे है, उनका रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था और Q3 नंबर्स देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू में लगभग 14% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है और आप ओवरऑल पैट में भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ आया है। इस स्टॉक में जो है आज वॉल्यूम्स देखने मिल सकता है। सीएट की इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट थी उनके तमिलनाडु प्लांट में, जहां पे 2 अहम बात सामने आती है। रेवेन्यू ग्रोथ तो सिंगल डिजिट का रहेगा वित्त साल 2025 में, लेकिन जो फोकस है ईवी टायर्स में कंपनी की ज़्यादा होने वाली है, स्पेशली जो पीवी और सीवी सेगमेंट है इन दोनों सेगमेंट्स में। हालांकि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो सपाट रहने वाले, अगर हम लोग सिक्वेंशियली देखें ये चौथे तिमाही के लिए है। सीएट के बाद सीएल एजुकेट, मैथ्यू सिरेक, फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 2% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही बीएमएल, मिधानी और बीएचईएल फोकस में रहेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है उनका करार हुआ है, जहां पे वो एडवांस्ड फ्यूलिंग कंट्रोल सिस्टम इंजन्स जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए उनका करार किया गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी फोकस में रहेगा। 3300 करोड़ का QIP है और देखा जाए तो जो प्राइस है QIP इंडिकेटिव प्राइस लगभग 1100 रुपये का है, यानी कि 7% डिस्काउंट पे। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे RBI की अप्रूवल आ गई है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की मर्जर के साथ और ये मर्जर एप्लीकेबल रहेगा अप्रैल 1 से। तो ये सारे खबरें वाले शेयर्स हैं।
जो आपको दिन के ट्रेड में फोकस में रखने होंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी ढेर सारी खबरें आई हैं इसमें। मैक्रोटेक डेवलपर्स, आईएफएल फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और टाटा मोटर से जुड़ी अहम खबर हमने आपको बताई ही। आगे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट पर नज़र कहाँ रखें, इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। काफी शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है, 2100 के स्तर के पार भी निकल चुका है। अब यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं या फिर थोड़े करेक्शन का वेट करें? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। काफी स्ट्रॉन्ग मूव आई है 2 दिनों का, फ्राइडे और कह ले कि कल का मूव काफी इंपॉर्टेंट था। मेरे ख्याल से आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए निचले स्तर पे खरीदारी भी करनी होगी, तो निचले स्तर पे खरीदारी करनी होगी। थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है सोने में, और हो सकता है कि 64,300 250 मतलब 250 के करीब हम यहाँ पे खुलता हुआ सिल्वर को देखें, गोल्ड को देखें। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अगर बाइंग करनी भी है तो कहीं ना कहीं 64,250 के करीब बाइंग करनी चाहिए और 64,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 64,000 का लगाना होगा। इस पर मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हम एक बार 65,000 तक का भी आंकड़ा छूते हुए देख सकते हैं। गोल्ड को एक बार काफी स्ट्रांग मूव आया है। सिल्वर ने भी रैली पकड़ी है यहाँ पे फॉल के बाद, तो मेरे ख्याल से कल सिल्वर की रैली ज्यादा स्ट्रांग थी। यहाँ पे 71,500 एक ये लेवल रहेगा जहाँ पे फिर से बाइंग की सलाह रहेगी। स्टार्टिंग में हमें करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं, तो 71,500 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा वो 72,400 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,100 का। बाइंग है दोनों ही कमोडिटी में, लेकिन करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यह है सलाह सोने चांदी पर। थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर खरीदारी करिए, क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी हमने देखा सोने चांदी में देखने को मिली है। तो यहाँ से थोड़ा संभलने की भी ज़रूरत है और फ्रेश एंट्री करने की फिलहाल सलाह नहीं दी जा रही है आपको। वरना इसके अलावा कच्चे तेल पर क्या नज़रिया होगा आपका? ओपेक प्लस की घोषणा के बाद कल जिस तरीके का हमने एक्शन देखा उसमें अब यहाँ से कैसे आगे बढ़े और ट्रेड कैसे ले क्रूड में? करीब करीब ये 13 सेंट्स नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में अभी स्ट्रेंथ काफी है और वीकली पे भी ये काफी कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार वेट करना चाहिए 65-50 के करीब का, और ये कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे फिर से बाइंग ही करनी चाहिए इस कमोडिटी में भी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा। ये 6800 का टारगेट रखना होगा, 6525 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी होगी या 6550 के रेंज में। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 6475 का, क्योंकि अभी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू रखना, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क काउंट में भी कमी आ रही है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहना चाहिए क्रूड ऑयल में भी, और $82 तक यहाँ पे नाइमेक्स WTI भी एक बार टच कर सकता है। तो ये है सलाह कच्चे तेल में। वरना आखिर में बेस मेटल्स और नेचुरल गैस पर भी सलाह दीजिए, वहाँ क्या करें? जी, यहाँ पे नेचुरल गैस में भी एक अपसाइड मूव यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्शन कट भी कर रही हैं ताकि डिमांड सप्लाई बैलेंस हो। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। 162 के करीब यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 170 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 159 का। साथ में अगर बेस मेटल काउंटर को देखें, वहां भी एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल है और इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बेस मेटल काउंटर में। कॉपर यहाँ पे मेरी फेवरेट कमोडिटी रहेगी। करीब 728 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 735 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 726 का। ओके, तो ये है सलाह कॉपर पर। 726 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 735 का। और वरना नेचुरल गैस में क्या सलाह थी आपकी? 162 पे बाइंग, 170 का टारगेट और स्टॉप लॉस 159 का। ओके, ठीक है। थैंक यू वरना आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एक बार समअप कर देते हैं। वरना ने अभी जो भी कॉल्स दिए हैं, सोने चांदी में आप थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर एंट्री लीजिए, क्योंकि काफ़ी चल चुका है, काफ़ी चल चुके हैं दोनों ही कमोडिटीज़। तो यहाँ पर नज़र रखिए। इसके अलावा कच्चे तेल पर भी आपको सलाह दी गई। कॉपर में खरीदारी करके चलिए। नेचुरल गैस में भी 170 के टारगेट्स के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। ब्रोकरेज की नज़र आज कहाँ है और किन शेयरों पर है, डिटेल्स लेकर हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, बताइए।
सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी के, जहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 570 रुपीज़ का किया है और रेटिंग जो है वो भी अपग्रेड किया है बाय रेटिंग पे। तो उनका मानना ये है कि ई कॉमर्स सेगमेंट में डिलीवरी ने काफ़ी अच्छा स्पेस बना के अपना डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है कंपनी आगे जाके। वॉल्यूम्स में हमें कहीं पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है जो अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकती है और आगे जाके कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है डिलीवरी और इसी के लिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अगली बात करते हैं कोई आईटी कंपनीज की, जहाँ पे CLSA ने डाउनग्रेड किया है अपना रेटिंग सेल रेटिंग पे। तो जैसे TCS में जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड करके सेल रेटिंग किया है और टारगेट प्राइस दिया है 3925 रुपीज़ का। HCL टेक में भी सेल रेटिंग डाउनग्रेड करके टारगेट प्राइस जो है 1536 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि 2024 जो है वो काफ़ी वीक रह सकता है कंपनीज़ के लिए। अगर हम कॉमेंट्री की भी बात करें तो भी काफ़ी वीक रहा है ग्लोबल कंपनी से और इसी के चलते हुए FY25 के अर्निंग्स में भी हमें उनको कहीं पे डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल रहा है और इसीलिए एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है CLSA की तरफ से आईटी कंपनीज में। अगली बात करते हैं IIFL फाइनेंस की, जहाँ पे गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स पे काफ़ी रोक लगा के रखी है RBI ने और इसी के चलते हुए जेफरीज ने फिलहाल के लिए बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस जो है वो 765 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि अगर ये गोल्ड लोन्स में ऐसे ही रोक बनी रही अगले 9 महीने तक तो EPS में हमें 25 to 30% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो बिना चेंज किए 765 रुपीज़ पे रखा है। अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जहाँ पे डीमर्जर होने वाला है, जहाँ पे PV सेगमेंट मतलब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स ये अलग अलग सेगमेंट्स करने वाला है टाटा मोटर्स और इसी के चलते हुए ब्रोकरेजेस का मानना क्या है वो देख लेते हैं। तो मैक्वेरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1028 रुपीज़ का किया है। JP मॉर्गन ने भी अपना ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ का किया है। नोमुरा ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1057 रुपीज़ का रखा है। इन्वेस्टेक ने भी अपना होल्ड रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 900 रुपीज़ का रखा है और आखिर में इनक्रेड ने अपना रिड्यूस रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 639 रुपीज़ का रखा है। तो सबका मानना यह है कि कहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिल सकता है बट फिलहाल के लिए किसी में भी एक अपग्रेड या डाउनग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है टाटा मोटर्स में। तो आगे जाके इन्हीं कंपनीज पे हम भी हमारी नज़र बनाए रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और जैसा कि हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इस पर नज़र रखिए, खबर भी इंपॉर्टेंट है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जो आई हैं इसके चलते भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।